हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के मार्केट्स में पैनिक मचा हुआ है। हालांकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं अपने आप ऑल टाइम हाई लेवल से। यूएस के मार्केट्स करीब 9 to 10% डाउन है, इंडियन मार्केट्स 5.5% डाउन है, एफटीएसई करीब 9% डाउन है और हैंगसेंग जो थोड़ा ज़्यादा डाउन है, करीब 20% के आसपास वो डाउन है ऑल टाइम हाई लेवल से। लेकिन इसके बावजूद भी पैनिक इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक के प्राइजेस टूट रहे हैं वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले 46-47% अप था और उसमें भी 5% की गिरावट हुई है। लेकिन मैं रिटेल इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूं तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक बड़े क्रैश की तरफ इशारा कर रहा है? दोस्तों, मैं आज कोई टेक्निकल्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फंडामेंटल्स और बिहेवियरल चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि इस तरीके की सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का कैसा बिहेवियर होता है। और हम कोशिश करेंगे कि जो पास्ट के बड़े क्रैशेस हैं 1929 और 2007 और 2000 के जो क्रैश है उससे करंट सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स में कितनी सिमिलैरिटी है और जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है उन क्रैशेस से और आज के टाइम में कितनी सिमिलैरिटी या डिफरेंस है। और ऐसा करने का रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, जब मार्केट क्रैश होता है ना तो आप ये मत समझिए कि जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है सिर्फ वही इम्पैक्ट होता है। जिनका स्टॉक मार्केट से कोई वास्ता नहीं होता है उन पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए पास्ट के मार्केट्स को और उस वक्त के जो सिचुएशन थी उसको स्टडी करने से हम अपने आप को कुछ हद तक तो सेफगार्ड कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ उन तीनों क्रैश की क्या परिस्थितियाँ थी, आज के टाइम से क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारे शेयर करूंगा। और साथ ही इस क्रैश ने और लोगों को कैसे इम्पैक्ट किया और मुझे उन क्रैश ने कैसे इम्पैक्ट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले 1929 की क्रैश के बारे में बात करते हैं। और इस ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आप सब ने सुना होगा जो कि उस क्रैश के बाद आया था। उस टाइम पर मैं तो नहीं था इस दुनिया में, तो मैंने जो भी सुना है या पढ़ा है उसके बेसिस पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यूरोप के जो कंट्रीज़ थी, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई जो कि उस टाइम सुपर पावर हुआ करती थी। और उस वॉर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को मिला। अमेरिका ने अपने टेक्नोलॉजी के डोमेन में भी अच्छा काम किया, वहाँ पर अच्छा विकास किया, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिला, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर उनके इकॉनमी में अच्छी खासी हमें प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली। नए नए कंपनियाँ, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए इनोवेशंस मार्केट में आने लगे। और चूँकि उस वक्त लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, बैंक्स आसानी से लोन दे देते थे, उतने ज़्यादा रेगुलेटेड भी नहीं थे, तो मनी की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होने लगी और लोगों ने खूब कंज्यूमरिज्म किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के हिस्ट्री में वहाँ की औरतें भी बाहर जाकर काम करने लगी, तो ओवरऑल फैमिली इनकम भी बढ़ी, अच्छा खासा बैंक से लोन भी ईजिली मिल जाता था। तो एक कंज्यूमरिज्म का बूम वहाँ पर आया जिसका फ़ायदा वहाँ की इकॉनमी और कंपनीज को मिला और वो उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगा। तो जब ये बूम आ रहा था तो वहाँ के लोग तब भी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे। ज़्यादातर जो उनके इन्वेस्टमेंट्स होते थे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कहा कि आप अपना पैसा हमारे पास रखिए, हमारे बॉन्ड्स खरीदिए, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। और एज ए पेट्रियोटिक एक्ट उन्होंने वहाँ पर पैसा डालना शुरू किया। लेकिन जो उस वक्त के वहाँ के बैंकर्स थे उन्होंने ये सोचा कि इतना पैसा ये सरकार को दे रहे हैं, क्या हम ये पैसा उनसे ले सकते हैं? तो उन्होंने एक नई स्कीम बनाई और लोगों को स्टॉक मार्केट में लाने का प्लान बनाया। और न सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट खींचने की कोशिश की। तो उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और प्रमोट किया और आम जनता को इनकरेज किया कि आप आइए और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, स्टॉक्स खरीदिए। और बैंकों ने भी उसके साथ इसमें मदद की। उन्होंने कहा कि आप हमसे लोन लेकर भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो बैंक्स कहते थे कि आप 10% हमारे पास जो है पैसा लेकर 10 टाइम्स उसका स्टॉक खरीद सकते हैं। तो एक तरीके का लेवरेजिंग का कल्चर वहाँ से शुरू हुआ। एक तरफ इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, इजी मनी सप्लाई था,
और वो सारा पैसा धीरे 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 स्टॉक मार्केट में आने लगा। जैसा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं, नए नए लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप मार्केट में आइए, पैसा लगाइए। वही तरीके का सीन वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक प्राइजेस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगे, क्योंकि इतना सारा पैसा मार्केट में आने लगा। और ऐसा हो गया कि चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे वेटर हो, वेट्रेस हो, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगा, हर कोई स्टॉक की बात करने लगा। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स में भी जो वहाँ पर स्टॉक के टिकर्स आया करते थे और लोग टीवी देखने के बजाय वो टिकर्स देखा करते थे। तो इस तरीके का पागलपन वहाँ पर क्रिएट हुआ और ये सारा कुछ लेवरेजिंग और क्रेडिट के बेसिस पर चल रहा था। और ये बात सही है कि वहाँ की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, लेकिन देखिए ग्रोथ की भी एक लिमिट होती है। और ये सब जो है ड्रामा कई सालों तक चला और 1929 के आसपास आते आते जो वहाँ के जो कंपनीज के रिजल्ट्स आने लगे वो थोड़े से म्यूटेड आने लगे। जैसे कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि अब हमारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे। और उसी वक्त जब एक स्लोडाउन के इंडिकेटर्स दिखने लगे थे तो कुछ लोगों ने इसकी तरफ लोगों को वार्न किया कि देखिए ये टाइम सही नहीं है, हमें सोच समझ के चलना है। और ऐसे लोग जो भी आवाज़ें आई उनको दबा दिया गया, उन्हें ये कहा गया कि आप एंटी नेशनल हैं, आपको हमारा भला नहीं देख सकते, और तरह तरह से के उन्हें प्रेशर डालकर उन्हें चुप करा दिया गया। और इसी दौरान ऐसा हुआ कि जो वहाँ के बड़े इन्वेस्टर्स थे, या जिसे हम इन्वेस्टर्स क्या कहें, जो मैनिपुलेटर्स या ऑपरेटर्स कहें, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर एक एक सेक्टर और कुछ कुछ स्टॉक्स को पकड़ा, उसमें पैसे पंप करके उन्हें चढ़ाया और रिटेल ट्रेडर्स को डंप करके वो उन्होंने वहाँ से एग्जिट करना शुरू किया। लेकिन जब भी स्टॉक गिरता था नए लोग आकर खरीदते थे और वो वापस से चढ़ जाता था। तो ये सब कुछ जब चल रहा था तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा था। और इसके बाद जब कंपनी के एक के बाद एक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, मार्केट की वैल्यूएशंस अनरियलिस्टिक लेवल पर चल रही थी, तो वन फाइन डे सडनली अक्टूबर 24 को एक बड़ा क्रैश हमें वहाँ के मार्केट्स में देखने को मिला। 20% से ज़्यादा मार्केट टूट गया। जब मार्केट टूटा तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछले कई साल से ये देख रहे थे कि स्टॉक तो हर साल डबल हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट्स इतने ज़्यादा गिरते हैं। कई लोगों को ये भी जो हजम नहीं हो रहा था कि मार्केट्स गिरते भी हैं। उन्होंने पहली बार रियलाइज़ किया कि मार्केट्स गिरते भी हैं। जैसा कि आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं अक्सर वो ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि मार्केट हो या आदमी हो, ऊपर ही जाना है। यानी कि उनका माइंडसेट ये है कि मार्केट्स तो नीचे जाने ही नहीं है, थोड़ा बहुत गिर के वापस से इसको न्यू हाइस पे टच करना है। तो इसी तरीके का माइंडसेट वहाँ भी रहता था। तो जब क्रैश हुआ, 2-3 दिन मार्केट गिरे और वहाँ पे राइट्स की सिचुएशन आ गई, लोगों का इतना पैसा का नुकसान होने लगा, तो इन्वेस्टर्स, बैंकर्स ने ये सोचा कि यार पब्लिक को थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अभी और भी सेलिंग करनी थी। तो उन्होंने एक कैंपेन छेड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी इकॉनमी बढ़िया है, हमारे मार्केट्स बढ़िया, ये बस एक टेम्प्रेरी सेटबैक है और उसके बाद से मार्केट नया हो जाएगा। एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया और उसके बाद क्या होता है, मार्केट सिर्फ पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। मार्केट में एक और रैली होती है, लेकिन ये एक डेड कैट बाउंस इवेंट था। इस रैली को यूज़ करके जो भी बचे खुचे सेलर्स थे उन्होंने भी उसे एग्जिट किया। अब इसका परिणाम क्या होता है? पहली बात तो ये कि जो बैंक्स ने जो पैसा लोन दिया था इक्विटी खरीदने के लिए, उनका पैसा डूब जाता है। काफ़ी लोगों ने बैंक को जो पैसा नहीं चुका पाए जो लोन लेकर उन्होंने स्टॉक खरीदा था। इसकी वजह से बैंक की बैलेंस शीट पर प्रेशर पड़ा। बैंकों ने इसका ये किया कि उन्होंने वो फर्दर लोन देना बंद कर दिया। कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए और जब बैंकरप्ट होने लगे तो लोग वापस से बैंक से पैसा निकालने लगे, जिनकी भी सेविंग्स पड़ी हुई थी। कईयों को बैंक्स ने पैसे दिए, कईयों ने नहीं दिए, लेकिन बैंक्स पूरी तरीके से कोलैप्स होने की सिचुएशन पर आ गए थे। और बैंक ने जिनको प्रॉपर्टी के लोन्स वगैरह दिए थे तो उसको भी, उनसे भी वसूली करनी शुरू की। और चूँकि जिन्होंने बैंक के लोन लिए थे उनकी नौकरियां भी जा रही थी। नौकरियां क्यों जा रही थी? क्योंकि
उन कंपनीज जो ग्रोथ हो रही थी या उनका जो वर्किंग कैपिटल बैंक से लोन लेकर उसे पूरा किया जा रहा था और बैंक ने लोन पर रोक लगा दी थी। तो जब कंपनी के ग्रोथ रुक गए, कई कंपनी के ऑपरेशंस रुक गई, तो उन्होंने लोगों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। और जब ले ऑफ करना शुरू किया तो उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ था अपने घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, वो उसे चुका नहीं पाए। तो उनको घरों से भी निकाल दिया, उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। तो काफ़ी लोग होमलेस हो गए, काफ़ी एक भुखमरी का माहौल हो गया। तो अब आप देखिए, बैंक में आपने पैसा रखा, वो आपको बैंक वाले नहीं दे रहे हैं, बैंक नए लोन नहीं दे रहे हैं और आपकी नौकरियां जा रही हैं। तो इसका एक ऐसा इम्पैक्ट यूएस के इकॉनमी पर पड़ा कि वो कई साल के डिप्रेशन पे चला गया, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। और इसके बाद यही जो ग्रेट डिप्रेशन था, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा रीज़न रहा, क्योंकि यूएसए ने जो है जर्मनी को लोन दिया था वो वहाँ से वापस ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक बड़ा डिप्रेशन आ गया, जिसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर एक डिक्टेटर का राइज होता है। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो जब ये सब कुछ वहाँ पर तबाही मची, इसके बाद कई नए रेगुलेशंस लाए गए, लेकिन ज़्यादातर रेगुलेशंस जो हैं रिटेल वालों के लिए ही रहे। और इसके बाद कई साल तक मार्केट स्टेबल रहे, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो लोग थोड़ा समझ संभल कर रहते हैं। लेकिन इसके बाद नई जनरेशन आई जिनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, उस डिप्रेशन और उसके कॉजेज़ के बारे में नहीं पता था, और एक बार फिर वो जो है उसी तरीके की चीज़ें चलती गई। और उसके बाद छोटे मोटे कई क्रैशेज आए 70s 80s में, लेकिन इसके बाद 1990s में एक और बड़ा बुल रन आया, जिसे हम .com बुल रन कहते हैं। और उसमें क्या हुआ था, सेम स्टोरी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, नए ग्रोथ इंजन्स उन्हें कहा जा रहा था, और कोई भी कंपनी एक छोटी सी वेबसाइट भी बना लेती थी तो उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन की हो जाती थी। और वो बैंक से लोन लेते थे, इन्वेस्टर्स का पैसा लेते थे, पार्टियां करते थे, और इस भ्रम में रहते थे कि भाई आने वाला टाइम तो उनका है और हर कंपनी जो है $1 बिलियन की एंटरप्राइज बन जाएगी, क्योंकि आने वाला युग इंटरनेट का है। तो कई सालों तक वो सब ड्रामा रहा और स्टॉक के प्राइजेस अनरियलिस्टिक लेवल्स तक पहुंच गए। लेकिन जब 1990 का पूरा डिकेड ख़त्म हुआ और 2000 के आसपास पब्लिक ने आखिर पूछा, भैया वो सब तो ठीक है, प्रॉफिट्स कब दिखाओगे, ग्रोथ कब दिखाओगे, और एक क्वेश्चन मार्क लग गया उनके ग्रोथ पर। और उसके बाद क्या होता है, 2000 का क्रैश आता है और ये .com कंपनीज जो हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं, कई कंपनीज बंद हो जाती हैं, और इसमें लाखों लोगों की जॉब्स भी चल गई। खास करके आईटी सेक्टर इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इंडिया में भी हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला। और मुझे ऐसा भी सुनने को मिला कि काफ़ी इंडियंस लोग जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे, उनका ले ऑफ्स हो गए थे, और उन्होंने वहाँ पर जो कि घर और गाड़ियाँ खरीदी हुई थी, तो उन्होंने घर को ऐसे ही छोड़कर और अपनी गाड़ियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस इंडिया आ गए, क्योंकि वहाँ पर वो उस परिस्थिति में ही नहीं थे कि वो अपने जो EMIs हैं उसे पे कर सकें। तो इतना बड़ा जो वहाँ पर बड़ा लोगों का नुकसान हुआ, और काफ़ी लोगों की जो है नौकरियां चली गई, उनका पूरा करियर भी बर्बाद हो गया। मैं इसके 1-2 साल के बाद मुझे मौका लगा यूएसए जाने का, और मैं एक दिन ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठा था और बगल में ही मेरे एक जो NRI थे वो अपने स्क्रीन खोलकर बैठे हुए थे, और मैंने देखा उनके याहू फाइनेंस का एक चार्ट खुला हुआ है और उसे बार बार वो रिफ़्रेश कर रहे हैं। और चूँकि वो इंडियन थे तो मुझे लगा कि मैं बात कर सकता हूँ थोड़ा पर्सनल लेवल की, तो मैंने उनसे जाकर पूछ लिया कैजुअली कि आप भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो उन्होंने अपना सर पकड़कर वो बैठ गए, बोले आप नहीं जानते हैं किस तरीके का पागलपन यहाँ लोगों ने किया है। ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं ये $100 से ऊपर ट्रेड हो रहा था। मैंने कहा अब तो ये पेनी स्टॉक है, ये तो कुछ सेंट्स दिखा रहा है। कहता जी हाँ, इसमें मेरे बहुत पैसे डूब चुके हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरीके की अनरियलिस्टिक रैली मार्केट में देखने को मिलती है तो लोग भी अपने लालच को, अपनी ग्रीड को रोक नहीं पाते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से न्यूज़ फ्लो के ज़रिए या लोगों की बातों के ज़रिए वो उसे ट्रैप करके उसमें घुसा ही देते हैं। एक तरीके कहते हैं ना कि वो आपको सक कर लेता है, और इसमें कई जो खास करके नए लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं। जब शेयर भागता है, मान लीजिए आपने 80 रुपये में ख़रीदा और वो भाग के 90 हो गया, 100 हो गया,
तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो 100 के बाद रिवर्स गियर पे आता है और 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 तक पहुंच जाता है, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट की असलियत के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से ये जब पीरियड गुजरा और 2 साल तक फिर वापस से हमें मार्केट में बेयर रन देखने को मिला। लेकिन जैसा कि होता है, एक बार फिर जिन लोगों को बर्बाद होना था मार्केट में, वो बर्बाद होकर निकल गए, गुमनामी के अंधेरे में चले गए और फिर धीरे धीरे चीज़ें स्टेबलाइज होने लगी और 2004-5 तक एक बार फिर मार्केट्स पिक करने लगा और 2005 आते आते तो एक उसमें शानदार बुल रन के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। इंडिया में उसी टाइम पे जो है रियल एस्टेट का बूम आ रहा था, दुनिया भर में एक्चुअली आ रहा था। लोन लेना बहुत इजी हो गया था। होम लोन तो 5%, 4.5% के रेट से इंडिया में मिल रहे थे और बहुत आसानी से लोन मिल रहे थे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का बूम भी होने लगा। और उसी दौरान मैंने भी अपना पहला घर जो है बुक किया था। और 2005 आते आते मार्केट ने स्पीड पकड़ी और 2 साल तक हमें मार्केट में शानदार रैली देखने को मिली। और एक बार फिर जो कुछ स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने वार्न किया कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बबल। लेकिन जब कोई कहता है कि मार्केट में बबल आ गया है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले हफ्ते ही उसका रिजल्ट हमें देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इकॉनमी और मार्केट्स हमेशा लिंक्ड होते हैं, लेकिन उनकी लिंकिंग रियल टाइम पर नहीं होती है, 1 to 1 टाइम फ्रेम पर नहीं होती है, ऊपर नीचे होती है। कभी इकॉनमी आगे रहती है, मार्केट नीचे रहता है, कभी मार्केट ऊपर रहता है, इकॉनमी नीचे रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों को सेम लेवल पर आना है, फंडामेंटल्स और मार्केट को मीट करना है। लेकिन ये चूंकि रियल टाइम पे नहीं होता है, तो लोगों को लगता है अरे ये सब बकवास बातें हैं, पैसे लगाओ, पैसे बनाओ। और वही हुआ। जिस तरीके से रियल एस्टेट स्टॉक्स भाग रहे थे, अगर आप देखिए तो पिछले जो बुल मार्केट यानी कि 2000 के बुल मार्केट में इंटरनेट के स्टॉक्स भाग रहे थे, आईटी के स्टॉक्स भाग रहे थे, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पर भाग रहे थे। और इस बुल रन में रियल एस्टेट के स्टॉक्स भाग रहे थे, बैंकिंग के स्टॉक्स भाग रहे थे और लोगों ने उसे काफ़ी हाई लेवल्स पर खरीदा। और जैसा कि हर बार होता है कि मार्केट में फिर क्रैश आया। 2008 में मार्केट में क्रैश आता है और क्रैश भी ऐसा कि लोगों की पोर्टफोलियो 80-90% डूब गए। जिन लोगों ने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में पैसे लगाए थे, उनका पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल 10%, 15% रह गया। आज भी आप देखिए वो रियल एस्टेट के स्टॉक्स रिकवर नहीं हुए हैं। और ख़ास करके आप देखिए जो रियल एस्टेट कंपनीज, जो ये एडैक ग्रुप की कंपनीज, जिन्हें नए इंडिया के ग्रोथ इंजन्स कहा जाता था, उसी में सबसे ज़्यादा घाटा हमें देखने को मिला। और वो दौर को मैंने बहुत करीबी से देखा है। एक बार फिर जो है लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। मैं उस वक्त यूएसए में ही था और वहाँ मैंने देखा किस तरीके से लेमन जो ब्रदर्स है वो कोलैप्स हुआ और कितने ही लोगों ने सुसाइड किया, इंडिया में भी किया, बाहर भी किया। और एक बार फिर हमें वही कहानी देखने को मिली। तो अगर हम देखें इन सारे बुल रन और उनके क्रैश में कॉमन पॉइंट्स क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि बुल रन जब भी होता है तो ईजी लिक्विडिटी, मार्केट में जब पैसा ज़्यादा होता है, ईजी क्रेडिट मिलता है, बैंक्स वाले आसानी से लोन देते हैं, कंपनियां लोन लेके ग्रो करती हैं, तो वो बुल मार्केट को फ्यूल करता है, उसकी वजह से बुल मार्केट आगे बढ़ता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि स्टॉक के प्राइस अनरियलिस्टिक लेवल तक चले जा रहे हैं, लेकिन स्टॉक के जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि डेंजर जोन में हम आ रहे हैं। इसके अलावा 2 और साइंस होते हैं जिस वक्त हमें कॉशियस रहना चाहिए। पहला कि रिटेल, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जब रिटेल मार्केट में एक्टिव हो जाएं तब आप उसे रेड फ्लैग मानिए। जब रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई हो कि मार्केट को तो ऊपर जाना ही जाना है, उस वक्त हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जब आप देखें कि वो लोग जिनका स्टॉक मार्केट से कोई वास्ता ही नहीं है, कभी रहा ही नहीं, वो लोग मार्केट में आने लगे तो ये एक डेंजर साइन होता है। मैंने पिछले 1-1.5 साल में कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स और 50-50, 60-60 साल के लोग जिन्होंने कभी मार्केट में पैसा नहीं लगाया, उनको भी मार्केट की बात करते सुना है। तो ये सारे साइंस जो हैं
हमें डेंजर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर जिन लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में पैसा लगाया, उनके साथ क्या हो रहा होगा? तो जब उन्होंने लगाया उसके बाद अभी कुछ महीने पहले तक मार्केट में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। उनके पोर्टफोलियोज ग्रीन में दिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। हो सकता है उस वक्त उन्होंने और ख़रीदारी की होगी और उसका भी उनको फ़ायदा देखने को मिला होगा। अब इस गिरावट में उनके पोर्टफोलियोज लॉसेस में आने शुरू हो गए होंगे। इस वक्त लॉसेस कम होंगे, उन्हें लग रहा होगा ठीक है यार, रिकवर हो जाएगा, एक बार फिर रैली आ जाएगी, कोई बात नहीं। कई लोग इस दौरान खरीद भी रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए मार्केट में एक बार फिर क्रैश आता है, जैसे कि पास्ट की क्रैशेस के बारे में हमने बात की, तो क्या होगा? आपको समझने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो जो है 20-30% डाउन हो जाएगा और आपकी हालत एक चूहा जो कि माउस ट्रैप में फंसा हुआ है उसकी जैसी हो जाएगी। और वो चूहा यही कहेगा, आई डोंट वॉन्ट द चीज़, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट। तो दोस्तों ये सब कुछ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि जो नए लोग हैं, जिनको मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मार्केट की हिस्ट्री नहीं पता, उनका जो विज़न है वो पिछले 1-1.5 साल का ही है। मार्केट में क्या हो सकता है, वर्स्ट के सिनेरियोस क्या है, ना तो उनको कोई बताता है, ना उनको कोई जानने का तरीका है। तो मेरा एक प्रयास है आपको रिस्क के बारे में अवेयर कराने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ मार्केट में पैसा लगाइए, रिस्क से अवेयर होइए और उतना ही पैसा लगाइए जिसका ज़ीरो होने पर आपका मेंटल बैलेंस इंटैक्ट रहे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने मार्केट में इतना पैसा गंवाया है कि उन्होंने अपना मेंटल बैलेंस भी लूज़ कर लिया है। और आप गूगल सर्च करके देखिए, चाहे यूएस से हो चाहे इंडिया हो, आपको ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे जिसमें लॉसेस की वजह से लोगों ने सुसाइड तक किया है। इसलिए ये खेल इतना आसान नहीं है कि बस आप पैसे लगाइए और हर साल 2 साल 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, या एफडी के रिटर्न को आप बीट कर देंगे। तो इस वजह से इस खेल को हमें थोड़ा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही खेलना चाहिए। उतना ही पैसा मार्केट में लगाइए जितना आप लॉस को हजम कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको क्या लगता है, क्या हम एक नए क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं या एक छोटा मोटा डिप के बाद ये मार्केट ऊपर चला जाएगा? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।